अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू दी सी प्लस क्लास सीरीज। इस सीरीज की लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि एक डीप कॉपी और शैलो कॉपी में क्या डिफरेंस है। हमने उसके बारे में मजीद जो डिटेल थी वो पढ़ी थी, उसके बारे में हमने प्रोग्राम्स वगैरह भी किए थे। उम्मीद है कि आपको उसका जो डिफरेंस है वो क्लियर हो चुका होगा। तो हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है डिस्ट्रक्टर्स इन सी प्लस प्लस। तो इसको डिफाइन करने से पहले मैं आपको कंस्ट्रक्टर्स की याद दिलाता चलूँ कि जब हमने चंद वीडियोस पहले कंस्ट्रक्टर्स पढ़े थे तो उस वक्त हमने देखा था कि एक ऐसा मेंबर फंक्शन होता है जो कि उस वक्त खुद ब खुद कॉल किया जाता है जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी क्लास के ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करते हैं। तो उसके बरक्स हमारा जो डिस्ट्रक्टर होता है सी प्लस प्लस के अंदर, वो भी एक मेंबर फंक्शन है। एक ऐसा स्पेशल मेंबर फंक्शन है कि जब हमारा एक ऑब्जेक्ट जो है वो डिस्ट्रॉय किया जाता है, यानी जब ऑब्जेक्ट का जो काम है वो खत्म हो जाता है, मेमोरी के अंदर से उसकी डी एलोकेशन कर दी जाती है, तो उस सूरत में हमें इसे खुद ब खुद कॉल कर लेते हैं। यानी हमें खुद से कुछ भी करना नहीं पड़ता, हमारा जो प्रोग्राम है वो ऑटोमेटिकली डिस्ट्रक्टर को कॉल कर देता है। तो उम्मीद है कि आपको कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर का जो डिफरेंस है वो पता चल चुका होगा। यानी ये एक दूसरे के बिल्कुल उलट ही काम करते हैं। कंस्ट्रक्टर उस वक्त हमारा काम करेगा जब ऑब्जेक्ट बनेगा, और डिस्ट्रक्टर उस वक्त काम करेगा जब हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो मेमोरी से डी एलोकेट कर दिया जाएगा। उम्मीद है कि आपको इसकी डेफिनेशन जो है वो समझ आ चुकी होगी। अब इन दोनों के दरमियान में जो सिमिलरिटीज हैं उनकी बात करते हैं। क्योंकि जिस तरह से हमने एक कंस्ट्रक्टर को डिफाइन किया था, बिल्कुल उसी तरह से सिर्फ एक थोड़ा सा हमारे पास जो सिंटैक्स का फर्क है इसके अंदर, लेकिन जो मेन चीज इसके अंदर सेम है। मैं आपको वो बताता हूँ कि इसका जो नाम होगा हमारे डिस्ट्रक्टर का वो वही होगा जो कि एक उस क्लास का नाम है जिसके अंदर हम एक डिस्ट्रक्टर को इनिशियलाइज कर रहे हैं, बल्कि डिफाइन कर रहे हैं, जिसके अंदर हम एक क्लास के अंदर हमारे डिस्ट्रक्टर को डिफाइन कर रहे हैं। उसके अलावा दूसरी सिमिलरिटी ये है कि इसकी भी कोई रिटर्न टाइप नहीं होगी, ये कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा। अब इसके जो हमारा सिंटैक्स है इसके बारे में बात करते हैं कि इसके सिंटैक्स जो है वो बिल्कुल वही होगा जो कि हमारे पास एक कंस्ट्रक्टर का सिंटैक्स था, लेकिन फर्क ये है कि हम उसके नाम से पहले ये टिल्ड का साइन जो है उसे लगाएंगे। तो इसका क्या, ये किस बटन के ऊपर होता है, तो अगर क्यूवर्टी कीबोर्ड की बात की जाए तो हमारे पास जो नंबर्स होते हैं 1 2 3 4, 1 के साथ जो होता है लेफ्ट साइड पे शिफ्ट दबाकर अगर आप उस की को दबाएंगे तो आपके पास जो ये साइन है ये आ जाएगा। तो इस तरह से इस कंस्ट्रक्टर को, इस डिस्ट्रक्टर को अगर इस्तेमाल करना तो हमें इस वाले सिंटैक्स को फॉलो करना पड़ेगा, और जो बॉडी वगैरह होगी वो सारी जो है हमारे पास इन कर्ली ब्रेसेस के अंदर ही लिखी जाएगी। तो अब इसकी एक एग्जांपल को देखते हैं। तो यहाँ से आपको पहले मैं समझाता हूँ कि एग्जांपल किस तरह से काम कर रही है। तो पहले मैंने क्या किया कि मैंने एक क्लास बनाई टेस्ट के नाम से। अब जाहिर सी बात है कि जो प्राइवेट है उसके अंदर हम वेरिएबल्स वगैरह को डिक्लेयर करेंगे, तो इसी वजह से मैंने प्राइवेट के अंदर इंटीजर एन नाम से एक जो वेरिएबल है उसे डिक्लेयर कर दिया। अब उसके बाद पब्लिक के अंदर, चूंकि हमें कंस्ट्रक्टर्स को पब्लिक के अंदर बनाना होता है, इसी वजह से हम डिस्ट्रक्टर्स को भी पब्लिक के अंदर ही क्रिएट करेंगे। तो अभी आपके लिए ये जो कंस्ट्रक्टर का काम करना है ये एक ऑप्शन है, क्योंकि इस वक्त मैं वो कुछ इस तरह से काम नहीं कर रहा कि जिसके अंदर मुझे कंस्ट्रक्टर की जरूरत पड़े। लेकिन इस चीज को वाजे करने के लिए कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है, हमारा जो डिस्ट्रक्टर है वो किस तरह से काम कर रहा है, मैंने यहाँ पर एक कंस्ट्रक्टर को भी डिफाइन किया हुआ है। तो क्या करेंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पहले मैंने एक कंस्ट्रक्टर जो है उसे क्रिएट किया, जिसका जो नाम था वो सेम वही होगा जो उस क्लास का नाम है जिसके अंदर मैंने इसे डिफाइन किया है। तो टेस्ट अगर नाम की क्लास है तो टेस्ट नाम का ही हमारा कंस्ट्रक्टर है। वो क्या काम कर रहा है कि जब ये खुद ब खुद से कॉल किया जाएगा तो ये प्रिंट करेगा ऑब्जेक्ट क्रिएटेड। तो मैंने आपको समझाया था कि इसका मेन जो मकसद होता है हमारे कंस्ट्रक्टर का, वो ऑब्जेक्ट्स वगैरह की जो हमारे जो वेरिएबल्स होते हैं उनकी वैल्यूज को इनिशियलाइज करना होता है, लेकिन इस तरह से स्टेटमेंट्स वगैरह को भी आप प्रिंट कर सकते हैं। तो उसके बाद क्या किया गया है कि यहाँ पर मैंने एक डिस्ट्रक्टर को डिफाइन किया। डिस्ट्रक्टर को किस तरह से डिफाइन किया, सबसे पहले टिल्ड का साइन लगाया। उसके बाद जो हमारा कंस्ट्रक्टर का सिंटैक्स होता है बिल्कुल वही सिंटैक्स को यहाँ पर मैं लिख दूंगा। उसके अंदर जो भी हमारी जो वैल्यूज वगैरह जो भी मैं करना चाहता हूँ, यानी यहाँ पर जो भी प्रिंटिंग वगैरह करनी है हमें, वो सारा जो है मैं इसकी बॉडी के अंदर करूंगा। तो क्या किया गया यहाँ पर ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉयड, इसका मतलब हमारे इस प्रोग्राम का मतलब ये हुआ कि जैसे ही मैं एक ऑब्जेक्ट को क्रिएट करूंगा तो हमारा जो प्रोग्राम है उसका एक कंस्ट्रक्टर जो है वो डिफाइन किया, जो मैंने किया हुआ डिफाइन, वो खुद ब खुद से कॉल किया जाएगा और वो प्रिंट करेगा ऑब्जेक्ट क्रिएटेड। और जैसे ही प्रोग्राम एंड होगा तो चूंकि हमारा जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो डी एलोकेट कर दिए जाएंगे, तो उस सूरत में ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉयड यहाँ पर प्रिंट किया जाएगा। तो इस चीज को मैं आपको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके दिखाता हूँ। तो चूंकि ये हमारी 34th वीडियो है, इंडेक्स 34.cpp, तो ये हमारी 34th वीडियो है। यहाँ पर मैं इसी नाम से जो है एक फाइल बनाऊंगा। बॉयलर प्लेट कोड लगाकर अपने काम का आगाज करते हैं। तो मुझे क्या करना है, एक टेस्ट नाम की क्लास बनानी है। ये सारा काम जो है उम्मीद है कि आप आसानी से कर पा रहे होंगे। जितनी भी मैं सीरीज यहाँ पर बना रहा हूँ उम्मीद है कि आप इसे फॉलो कर रहे होंगे। अगर आपको कोई भी किसी भी किस्म की कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं कमेंट्स बॉक्स के अंदर। तो ये जो हमारे पास वेरिएबल है इंटीजर है, इसका कोई मकसद तो नहीं है, ये बिला वजह से मैंने एक बना दिया है ताकि सिर्फ एक ना कोई इस तरह से हो जाए कि
तो डेटा मेंबर जो है इस क्लास के अंदर मौजूद हैं। तो इस वक्त मुझे क्या करना है कि एक कंस्ट्रक्टर जो मैंने यहाँ पर बनाया वो क्या कहेगा, ऑब्जेक्ट क्रिएटेड। तो जैसे ही हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो क्रिएट होगा, इस तरह से हमारा जो कंस्ट्रक्टर है उसे हम डिफाइन करेंगे ताकि ये जो है अपना काम परफॉर्म करे। तो मैं अब क्या करूंगा कि मैंने इसी तरह से इसको सिंटैक्स को यहाँ पे कॉपी किया और सिंपली यहाँ पर शिफ्ट और वो जो मैंने आपको की बताई थी उसे दबाकर इस तरह से एक डिस्ट्रक्टर जो है उसे डिफाइन कर दिया। तो जहाँ पर मुझे इसकी डेफिनेशन को चेंज करना है कि ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉयड, तो जैसे ही हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो डिस्ट्रॉय किया जाएगा तो उस सूरत में हमारा जो डिस्ट्रक्टर है वो ऑटोमेटिकली कॉल कर दिया जाएगा। तो ये वहाँ पे मुझे क्या करना है कि अब एक ऑब्जेक्ट बनाऊंगा मैं टेस्ट नाम की क्लास का। T1 अगर मैंने ऑब्जेक्ट बनाया तो अब इस प्रोग्राम को अगर मैं यहाँ पर आपको प्रिंट करके दिखाऊं, इसे रन करके दिखाऊं, तो क्या होगा कि सबसे पहले चूंकि मैंने एक ही ऑब्जेक्ट बनाया तो पहले ऑब्जेक्ट क्रिएटेड यहाँ पर प्रिंट होगा, उसके बाद चूंकि हमारा प्रोग्राम जो है वो रिटर्न हो रहा है तो सूरत में ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉयड यहाँ पर प्रिंट कर दिया जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि पहले ऑब्जेक्ट क्रिएटेड और फिर ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉयड। यहाँ पर मैं एंड जो है दोनों जगहों पर लगा देता हूँ ताकि जो रिजल्ट्स हैं वो एक ऑर्गेनाइज्ड वे में हमें दिखाए जाएं। तो अब मैं एक और चीज़ यहाँ पर आपको करके दिखाता हूँ कि यहाँ पर मैंने अगर एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स हैं वो क्रिएट कर दिए तो जाहिर सी बात है कि प्रोग्राम तो तब तक एंड नहीं होता जब तक दोनों जो यहाँ पर ऑब्जेक्ट्स हैं वो क्रिएट ना हो जाए। तो इसका मतलब ये है कि इस प्रोग्राम को अगर मैं यहाँ से आउटपुट करूँगा तो क्या होगा कि सबसे पहले हमारा जो T1 का ऑब्जेक्ट बनेगा तो सूरत में ये जो कंस्ट्रक्टर है ये अपना काम करेगा, यानी ये रन किया जाएगा। उसके बाद T2 वाला जब मैंने ऑब्जेक्ट बनाया तो सूरत में फिर से ऑब्जेक्ट क्रिएटेड ही प्रिंट किया जाएगा। उसके बाद जब हमारा प्रोग्राम और हमारा जो प्रोग्राम है वो खत्म होगा, अपना काम जो है वो कंप्लीट कर लेगा तो सूरत में 2 मरतबा ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉयड जो है उसे प्रिंट किया जाएगा क्योंकि दोनों जो ऑब्जेक्ट्स हैं उन्हें डिस्ट्रॉय करना था। तो इसे आपको मैं प्रिंट करके दिखाता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि पहले 2 मरतबा ऑब्जेक्ट क्रिएटेड और उसके बाद 2 मरतबा ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉयड जो है वो प्रिंट हो चुका है। आई होप कि आप इस चीज़ को समझ चुके होंगे कि ये काम किस तरह से किया जाता है। अब बात करते हैं ऑब्जेक्ट्स एज फंक्शन पैरामीटर्स। तो जिस तरह से मैं एक किसी भी नॉर्मल मेंबर फंक्शन के अंदर पैरामीटर्स को प्रोवाइड करता था कि उसके ऊपर जो है वो काम परफॉर्म किया जा सके, उसी तरह से मैं एक नॉर्मल वेरिएबल की जगह एक ऑब्जेक्ट भी पास कर सकता हूँ। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर एक फंक्शंस को प्रोवाइड कर सकता हूँ। तो इसका जो मेथड होगा एक ऑब्जेक्ट पास करने का वो बिल्कुल वही होता है जिस तरह से हम एक सिंपल वेरिएबल पास करते हैं किसी भी एक फंक्शन को। तो इसको हम किस तरह से करेंगे, वी विल परफॉर्म दिस। तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि हमने जब कंस्ट्रक्टर्स की बात की थी उस सूरत में मैंने जब एक यूजर डिफाइंड कंस्ट्रक्टर जो है उसे क्रिएट किया था तो आपने देखा था कि मैंने उसके पैरामीटर के तौर पर एक ऑब्जेक्ट जो है वो वहाँ पर प्रोवाइड किया था। तो ये चीज़ जो है हम थोड़ी सी बार पहले भी कर चुके हैं, लेकिन इसकी जो डिटेल्स हमारी जो एक्सप्लेनेशन है वो हम आज की इस वीडियो में देखेंगे। तो इसको किस तरह से करना है उसकी इम्प्लीमेंटेशन देखते हैं इस एग्जाम्पल के जरिए। तो हमारे पास जो एग्जाम्पल है उसे वो क्या कहती है कि हमें इस तरह से एक क्लास लिखनी है जिसका नाम होगा ट्रैवल। उसके अंदर एट्रीब्यूट्स यानी जो हमारे वेरिएबल्स हैं वो हो गए किलोमीटर्स एंड आवर्स। तो इस तरह से मैं एक तरतीब से इस चीज़ को करूँगा। तो मैं अभी क्या करता हूँ कि हमारी ये जो क्लास है इसे यहीं पर रहने देते हैं और एक नई जो क्लास है वो बनाते हैं। तो साथ साथ मैं यहाँ से देखता जाऊँगा कि मुझे क्या करना है। यहाँ पर सिंटैक्स के अंदर अक्सर जो गलती होती है वो ये होती है कि हम क्लास के बाद सेमीकोलन लगाना भूल जाते हैं। तो आपको ये चीज़ जो है ये याद रखनी है। तो यहाँ पर मुझे क्या करना है, प्राइवेट, जाहिर सी बात है कि क्लास बना रहा हूँ तो ये जो चीज़ें जो है उनकी ज़रूरत जो है मुझे ज़रूर पड़ेगी। तो ये चीज़ें मैंने यहाँ पर डिफाइन कर दी। तो मुझे इसके अंदर कौन कौन से एट्रीब्यूट्स इस्तेमाल करने हैं। तो इंटीजर हमारे पास होगा किलोमीटर्स और आवर्स। तो ये हमारे पास 2 वेरिएबल्स हैं जो मुझे यहाँ पर यूज करने हैं। उसके बाद अ कंस्ट्रक्टर विद 2 पैरामीटर इनिशियलाइजेस द वैल्यू ऑफ एट्रीब्यूट्स। तो एक इस तरह का कंस्ट्रक्टर जो कि हमारे इन दोनों वैल्यूज को 0 के बराबर इनिशियलाइज कर देगा। तो अब पहले वो कंस्ट्रक्टर ही बनाते हैं। तो कंस्ट्रक्टर आप जानते हैं कि मैं किस तरह से क्रिएट करूंगा। तो इस सेंटेंस को फॉलो करते हुए मैं इस कंस्ट्रक्टर को क्रिएट करूंगा कि इसका जो बेसिक मकसद होता था यानी एक वेरिएबल्स की जो वैल्यूज हैं उनको इनिशियलाइज करना, उसी को यहाँ पर हम यूज करेंगे। तो किलोमीटर्स और आवर्स को इस कंस्ट्रक्टर की मदद से मैंने 0 के बराबर जो है वो इनिशियलाइज कर दिया। अब एक और काम अभी हमें जो करना है वो ये है कि एक ऐसा इनपुट का फंक्शन बनाना है जो कि यूजर जो है यूजर से वो इनपुट ले और हमारी जो किलोमीटर्स और आवर्स की वैल्यूज हैं उनको इनिशियलाइज करें। तो ये चीज़ें जो है ये तो पहले से हो चुकी हैं 0 के बराबर, तो उसी वक्त हमारी वैल्यूज हैं वो हो जाएंगी। उसके बाद जो हमारा फंक्शन होगा इनपुट का फंक्शन वो उनकी दोबारा फिर से इनिशियलाइजेशन करेगा कि जो यूजर चाहता है उसके मुताबिक। तो मुझे यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट्स लिखनी पड़ेंगी। एंटर द वैल्यू ऑफ डिस्टेंस। तो जाहिर सी बात है डिस्टेंस जो है वो यूजर जो है वो किलोमीटर्स के अंदर ही प्रोवाइड करेगा। तो यहाँ पर मैं किलोमीटर्स एज एन इनपुट यहाँ पर ले लूँगा। उसके बाद जो दूसरी चीज़ है वो हमें क्या करना है, तो उसके बाद अगर आवर्स है तो एंटर द वैल्यू ऑफ टाइम। तो इस तरह से जो टाइम है वो इनपुट लूँगा
यहाँ पर आज लिखते हैं ताकि हमारे जो आर्स है वो इनपुट करवा दिए जाए। अब मैंने ये दो फंक्शन जो है यहाँ पर डिफाइन कर दिए। अब जो हमारा तीसरा काम है वो ये है कि किस तरह का फंक्शन यानी डिस्प्ले नाम का फंक्शन बनाना है जो कि हमारी इन वैल्यूज़ को डिस्प्ले करेगा। तो डिस्प्ले के फंक्शन को डिफाइन करते हैं, ये भी बेसिकली वॉइड डेटा टाइप का ही होगा। तो इस वक्त जो मैं काम कर रहा हूँ यानी ये जो मैंने इसकी हमारी की है डेफिनेशन, वो सारी मैं इसी के अंदर कर रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है कि हमारे जो फंक्शन हैं वो छोटे छोटे हैं, इसका ज़्यादा कोई इतनी लेंथ नहीं है, इसलिए मैंने इसको यहीं पर डिफाइन कर दिया। ये कुछ मैं गलती कर रहा था, मुझे यहाँ से निकाल कर इसे पब्लिक के अंदर डिफाइन करना पड़ेगा क्योंकि हमारे जो कंस्ट्रक्टर्स हैं वो पब्लिक के अंदर ही काम करते हैं, वरना हमारा अगर हम एक प्राइवेट के अंदर कंस्ट्रक्टर डिफाइन कर देंगे तो ऑब्जेक्ट जो है वो नहीं बनेगा। ये चीज़ हमारे लिए एरर का सबब बन सकती है। तो अब मुझे क्या करना है कि डिस्प्ले का फंक्शन उसकी मदद से हमारे जो डिस्टेंस है, द वैल्यू ऑफ डिस्टेंस और वैल्यू ऑफ जो आवर्स है उनको प्रिंट करना होगा। तो यहाँ पर सी आउट करेंगे डिस्टेंस को, इसी तरह से द वैल्यू ऑफ टाइम इज टाइम। तो इस तरह से मैं इन दोनों चीज़ों को यहाँ पर प्रिंट कर दूंगा। तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम आ रही है, मुझे यहाँ पर टाइम नहीं बल्कि आवर्स लिखना था और डिस्टेंस की जगह मुझे किलोमीटर्स लिखना था ताकि ये दोनों जो वेरिएबल्स हैं इनकी वैल्यूज हैं वो उनको आउटपुट कर सकें। अब मैंने क्या किया कि मैंने डिस्प्ले और इनपुट का फंक्शन जो है उसे क्रिएट कर लिया। अब मेरा जो असल काम था वो स्टार्ट होता है कि मुझे क्या करना है, किस तरह से एक मेंबर फंक्शन बनाना है, उसका नाम होगा ऐड, जो कि ऑब्जेक्ट को एज अ पैरामीटर लेगा और उसके बाद जो हमारा ऑब्जेक्ट पैरामीटर के तौर पर मैंने लिया उसके अंदर जो वैल्यूज मैंने दी हुई हैं और जो ऑब्जेक्ट पैरामीटर की जो हमारा फंक्शन है उसे यूज कर रहा है, उन दोनों के किलोमीटर्स की वैल्यू और आवर्स की वैल्यूज को जमा करेगा। अगर आपको समझ नहीं आई तो इस चीज़ को कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं अभी इस चीज़ को डिफाइन करता हूँ तो आप इस चीज़ को समझ जाएंगे कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। तो जब इस किस्म के हमारे पास फंक्शन है तो इस सूरत में लाजमी सी बात है कि अगर एक ऑब्जेक्ट को पैरामीटर के तौर पर प्रोवाइड कर रहा हूँ तो मेरे पास उस प्रोग्राम के अंदर कम से कम दो ऑब्जेक्ट्स जो हैं उसी सेम क्लास के मौजूद होने चाहिए। तो मुझे पहले मैं इसकी एक सिंपल सी यहाँ पर आपको सिंटैक्स दिखाता हूँ। तो ऐड नाम का फंक्शन होगा जो कि सेम एक ऑब्जेक्ट जो है उसे इनपुट के तौर पर लेगा। हमारी जाहिर सी बात है कि हमारे पास ट्रैवल नाम की क्लास है तो मैं ट्रैवल डेटा टाइप यहाँ पर लिखूंगा। ये चीज़ मैं आपको पहले बता चुका हूँ, जो क्लास होती है वो बेसिकली एक डेटा टाइप की होती है। तो यहाँ पर ट्रैवल नाम से जो ट्रैवल डेटा टाइप का लिखूंगा, उसके बाद कोई भी मैं नाम जो है अपने ऑब्जेक्ट का यहाँ पर रख सकता हूँ। तो ट्रैवल टी का मतलब हुआ कि ट्रैवल टाइप का एक ऑब्जेक्ट होगा जिसका नाम है टी। तो टी जो है ये एक चूंकि फॉर्मल पैरामीटर है तो इसका मतलब यही है कि कोई भी यहाँ पर एक ट्रैवल टाइप का ऑब्जेक्ट उसे मैं यहाँ पर यूज कर सकता हूं। तो अब मुझे इसको डिफाइन किस तरह से करना है कि हमारा जो फंक्शन, जो हमारा ऑब्जेक्ट इस फंक्शन को इस्तेमाल करेगा उसके अंदर जो वैल्यूज हैं यानी किलोमीटर्स की वैल्यूज, तो मैं क्या करना चाहता हूं कि दो वैल्यूज मैंने ऐड करनी है। एक वो वैल्यू जो मैंने यहाँ पर इस ऑब्जेक्ट के अंदर यानी एज अ पैरामीटर यहाँ पर प्रोवाइड किया उस ऑब्जेक्ट उसकी डेटा मेंबर्स की वैल्यू, और दूसरी वो वैल्यूज जो कि उस फंक्शन के रिलेटेड, उस ऑब्जेक्ट के रिलेटेड हो जो इस फंक्शन को यूज कर रहा है। तो मुझे क्या करना होगा कि इनको इस्तेमाल करने के लिए मैं एक नया जो है वो ट्रैवल टी नाम से एक ऑब्जेक्ट जो है उसे क्रिएट करता हूँ। ट्रैवल टी नहीं तो T2 एक मैंने ना एक वेरिएबल बना लिया। तो ये क्या हुआ कि एक इस तरह का हमारे पास एक ऑब्जेक्ट बन गया ट्रैवल की डेटा टाइप का जिसके नाम है T2। तो T2 को मैं किसके बराबर इनिशियलाइज करूंगा, T2 डॉट किलोमीटर्स इज इक्वल टू किलोमीटर्स यानी वो ऑब्जेक्ट जो कि हमारा इस्तेमाल करेगा इस फंक्शन को प्लस T डॉट किलोमीटर्स। उम्मीद है कि आप इसी को समझ चुके होंगे कि ये वैल्यू हमारी किस चीज़ की है और ये T डॉट किलोमीटर जो है वो किस चीज़ की वैल्यू है। तो T डॉट किलोमीटर्स के बाद मुझे T डॉट आवर्स भी जो है वो प्रोवाइड करने पड़ेंगे। तो T डॉट आवर्स के बाद आवर्स प्लस T डॉट आवर्स। तो एक बार फिर से मैं आपको समझा देता हूँ कि ये किस तरह से बेसिकली काम कर रहा है। तो T डॉट आवर्स का मतलब ये है कि एक ऐसा ऑब्जेक्ट, क्योंकि मुझे इन दोनों को जमा करना था तो जाहिर सी बात है कि मेरे पास उसी डेटा टाइप या उसी क्लास का एक नया जो ऑब्जेक्ट है वो मौजूद होना चाहिए ताकि इनकी वैल्यूज को मैं सम कर सकूँ। इस वजह से मैंने T2 नाम का जो एक हमारा ऑब्जेक्ट था उसे यहाँ पर क्रिएट किया था। तो T2 डॉट आवर्स यानी T2 के अंदर मौजूद आवर्स हमारा जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, एक उस आवर्स के बराबर जो कि इस फंक्शन को यूज कर रहा है, और दूसरी वैल्यू हमारा जो ऑब्जेक्ट यहाँ पर मैंने प्रोवाइड किया है उसके आवर्स के सम के बराबर। तो इस तरह से हमारा जो ऑब्जेक्ट है, हमारा जो ये फंक्शन है ये काम करेगा। तो यहाँ पर मुझे कोई इस तरह से रिटर्न करने के बारे में नहीं कहा गया, इसलिए मैं यहाँ पर सिंपली द सम ऑफ डिस्टेंसेस जो है उसे प्रिंट कर दूंगा सिंपली एक स्टेटमेंट को यूज करते हुए। ये एक पता नहीं क्या खराबी है मेरी कि जब मैं खामोशी से कर रहा होता हूँ टाइपिंग तो उस वक्त जो है मेरी स्पीड अच्छी खासी होती है, लेकिन जब बातें करते हुए टाइपिंग करता हूँ तो स्पीड जो है वो उसके अंदर एरर्स वगैरह भी बहुत ज़्यादा आने शुरू हो जाते हैं। तो अगर आपके पास इसका कोई सोल्यूशन हो तो मुझे
जरूर बताना। तो अब मुझे क्या करना है कि यहाँ पर T2 के अंदर दोनों जो वैल्यूज हैं उनको यहाँ पर लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर मुझे किस तरह से करना है कि क्योंकि यहाँ पर ये सारी चीजें कैलकुलेट हो चुकी हैं, तो यहाँ पर मैं सिंपली T2 डॉट किलोमीटर्स यहाँ पर प्रिंट करूंगा। तो मेरे जो किलोमीटर्स की वैल्यूज हैं वो हमारे पास प्रिंट कर दी जाएंगी। तो इसी तरह से मुझे सम ऑफ डिस्टेंसेस के साथ साथ सम ऑफ टाइम जो है उसे भी प्रिंट करना है, क्योंकि ये दोनों चीजें हैं जो हमें रिक्वायर्ड हैं। तो T2 डॉट टाइम के बाद यहाँ पर T2 डॉट आवर जो है इसे प्रिंट कर दिया जाएगा। तो इस तरह से हमारा जो फंक्शन है वो काम करेगा। अब इसके जो इम्प्लीमेंटेशन है वो देखते हैं। तो मैंने यहाँ पर पहले ट्रेस नाम की क्लास बनाई थी, इसको मैं ऐसे करता हूँ कि चूंकि मुझे इसको मजीद यूज नहीं करना है तो मैं इसे कमेंट आउट कर देता हूँ। ट्रैवल नाम का हमारा ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर मैंने T1 और T2 दो हमारे ऑब्जेक्ट्स हैं उन्हें क्रिएट किया। तो सबसे पहले मुझे इन दोनों ऑब्जेक्ट के अंदर या किसी भी एक ऑब्जेक्ट के अंदर जो है वो वैल्यूज इनपुट के तौर पर लेनी पड़ेगी। तो जैसे मैंने ऑब्जेक्ट इसके अंदर क्रिएट किया था तो हमारा जो इनिशियलाइजेशन थी 0 के बराबर वो तो होगी, लेकिन इसके अंदर जो वैल्यूज है इनपुट के लेने के लिए वो मुझे खुद से इनपुट वाला फंक्शन लगाकर करना पड़ेंगी। तो इनपुट के बाद T2 डॉट इनपुट मुझे करना पड़ेगा क्योंकि मैंने इन दोनों की वैल्यूज को सम करना है। तो दोनों चीजें मैंने यहाँ पर सम कर दी। तो अब इसको पहले यहाँ पर देखते हैं क्या मुझे और क्या करना है। तो मुझे क्या करना है, क्योंकि जब जैसे ही हमारी वैल्यूज इनपुट के तौर पर ली जाएंगी उसके बाद मैं क्या करूंगा कि यहाँ पर मुझे T2 के अंदर T2 और T1 की जो हमारे पास किलोमीटर्स और आवर्स की वैल्यूज हैं उनको सम करना है। तो मुझे ये करना था कि T1 डॉट एड नाम का फंक्शन है उसे कॉल किया और पैरामीटर के तौर पर T2 को प्रोवाइड कर दिया। अब इन दोनों जो T2 और T1 की वैल्यूज हैं और किलोमीटर्स की वो दोनों सम कर दी जाएंगे। तो उसके बाद जो हमारे पास ये आउटपुट है इसे प्रिंट कर दिया जाएगा। तो इस चीज को मैं आपको यहाँ पर रन करके दिखाता हूँ। सबसे पहले जो है ये इनपुट के तौर पर वैल्यूज हमसे मांगेगा। तो एंटर द वैल्यू ऑफ डिस्टेंस, पहले मैंने जो डिस्टेंस है वो दिया 10 किलोमीटर्स और उसके बाद वैल्यू ऑफ टाइम। आप याद रखना कि मैं कौन कौन सी वैल्यूज यहाँ पर प्रोवाइड कर रहा हूँ। फिर से जब हमारा जो T2 का इनपुट है वो दोबारा से काम करेगा तो उस सूरत में उसने टाइम उससे डिस्टेंस पूछा तो डिस्टेंस 10 और टाइम 2। तो इन दोनों को जब जमा किया गया तो सम ऑफ डिस्टेंसेस यानी 10 और 10 का सम जो है वो 20 और द सम ऑफ टाइम, तो इन दोनों टाइम्स का जो हमारा सम था वो था 4। तो वो यहाँ पर हमें प्रिंट करके दे दिया गया है। तो उम्मीद है कि आप इस चीज को समझ चुके होंगे कि ये काम किस तरह से किया गया। अब इसके अंदर आपको एक चीज नोटिस करनी है कि मैंने यहाँ पर इस फंक्शन के अंदर कोई भी रिटर्न टाइप नहीं रखी है। मैंने सिंपली यहाँ पर वॉइड लिखा और इस चीज को यहाँ पर प्रिंट करवा दिया। तो आई होप कि आप इस चीज को समझ चुके होंगे। अब बात करते हैं रिटर्निंग ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम मेंबर फंक्शंस। तो जिस तरह से हम किसी भी सिंपल फंक्शन के अंदर पहले तो एक इस तरह का सिनेरियो होता था कि हम उसके अंदर कोई भी चीज प्रिंट करते थे यानी वॉइड रिटर्न टाइप की सूरत में, और उसके बाद ये भी हो सकता था कि हम उससे कोई भी चीज जो है वो रिटर्न कराते हैं। इसी तरह से जब हम इस तरह के ऑब्जेक्ट की बात करते हैं जो एक इस तरह के फंक्शन की बात करते हैं जिसके अंदर एक ऑब्जेक्ट एज अ पैरामीटर मैंने प्रोवाइड किया हो तो वो भी रिटर्न कर सकता है किसी ऑब्जेक्ट को। तो अब इस चीज को किस तरह से इंप्लीमेंट करना है अब वो चीज जो है वो देखते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास एक एग्जाम्पल है। ये बेसिकली सारी चीजें बिल्कुल वही लिखी हुई हैं, फर्क सिर्फ इतना ऐसा है कि इसके अंदर मुझे क्या करना है कि जो काम वो मैंने किया है यानी जो हमारे पास ऐड करने के बाद चीजें रिटर्न के तौर पर दी गई हैं उनको सिंपली रिटर्न कर देना है, उनको सी आउट की मदद से प्रिंट नहीं करना। तो मैं क्या करूंगा कि हमारा जो ये फंक्शन था इसी को दोबारा से मॉडिफाई करेंगे। मैं पहले इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ, तो इस चीज को मैं यहाँ से कमेंट आउट कर दूंगा ताकि आपको जो एक डिफरेंस है वो पता रहे कि मैंने दो यहाँ पर फंक्शन जो है उन्हें डिफाइन किया था। ये फंक्शन बेसिकली उस सूरत में था कि जब हमने एक डिफॉल्ट वहाँ पर यानी सबसे पहली जो एग्जांपल है उसे किया था, उसके बाद अब एक रिटर्न टाइप अगर हमने प्रोवाइड करनी है तो उस सूरत में जो फंक्शन है उसे हम यहाँ पर डिफाइन करते हैं। तो क्या किया जाएगा कि चूंकि इस फंक्शन को रिटर्न करनी है एक ऑब्जेक्ट की वैल्यू, तो ऑब्जेक्ट जाहिर सी बात है कि हमारे पास इस वक्त हम एक क्लास इस्तेमाल कर रहे हैं ट्रैवल, तो मुझे रिटर्न टाइप के अंदर ट्रैवल ही लिखना पड़ेगा। यानी कि जो भी ऑब्जेक्ट प्रोवाइड हमारा रिटर्न करेगा उसकी डेटा टाइप जो है वो ट्रैवल होगी। तो अब मैंने इसके अंदर क्या किया हुआ था कि मैंने ट्रैवल के नाम से, ट्रैवल डेटा टाइप के नाम से और T2 नाम से एक जो ऑब्जेक्ट है उससे पहले से क्रिएट किया हुआ था। तो यहाँ पर हमारा जो सम वगैरह जो सारा प्रोसेस है वो उसी तरह से होगा। मैं सिंपली क्या करूंगा कि यहाँ से इस सी आउट को निकाल कर हमारा जो ऑब्जेक्ट है जो ये T2 यहाँ पर मैंने किया हुआ है इन दोनों को सम करने के बाद, तो इस चीज को मैं यहाँ पर रिटर्न कर दूंगा। तो मैं सिंपली यहाँ पर रिटर्न T2 कर दूंगा। तो जो हमारा इन दोनों का सम होगा उनका सम इकट्ठा होकर T2 के अंदर स्टोर होगा और ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है इसे मैं रिटर्न कर दूंगा। अब रिटर्न का मतलब ये हुआ कि अगर मैं इसे इस तरह से जैसे मैंने यहाँ पर इसे कॉल किया था इसे दोबारा से मैं कमेंट आउट कर देता हूँ।
तो अब क्या होगा कि जिस तरह से मैं एक सिंपल फंक्शन को रिटर्न करने के बाद कोई वैल्यू हासिल करता था, तो उस तरह से मैंने इसको यहाँ पर रिटर्न कर दिया। तो अब इसे उस तरह से मैं यूज़ नहीं कर सकता जैसे मैंने यहाँ पर इस फंक्शन के अंदर, पहले फंक्शन के अंदर इसे यूज़ किया था, क्योंकि यहाँ पर एक वैल्यू जो है उसे रिटर्न किया जा रहा है। तो मुझे यहाँ से क्या करना पड़ेगा कि मैं इसको क्या इस तरह से यूज़ कर सकता हूँ कि इसकी वैल्यूज को एक्सट्रैक्ट करने के लिए किसी एक नए हमारे पास एक ऑब्जेक्ट को यहाँ पर क्रिएट करूँ। T3 यहाँ पर ऑब्जेक्ट होगा, बस ऐसे मैं ऐसे करता हूँ कि उससे पहले यहाँ से रिमूव करता हूँ, दोबारा से एक नया जो ऑब्जेक्ट है उसे यहाँ पर क्रिएट करते हैं। तो T3 नाम से एक ऑब्जेक्ट जो है मैंने यहाँ पर क्रिएट कर दिया। चूंकि ये जो वैल्यूज है हमारे पास, ये जो चीज़ थी ये कोई एक वैल्यू रिटर्न कर रही है, तो उसे मैं एक ऑब्जेक्ट के अंदर ही स्टोर करवा सकता हूँ जिसकी डेटा टाइप बिल्कुल वही हो, यानी क्लास की टाइप बिल्कुल वही हो जिस टाइप को मैं यहाँ पर रिटर्न कर रहा हूँ। तो T3 को मैं इक्वल टू रखूंगा किसके, T1 डॉट एड T2 के। तो हमारा ये जो सिंटैक्स है ये एक वैल्यू रिटर्न करेगा जो कि T3 के अंदर स्टोर कर दी जाएगी। अब इसके बाद मैं T3 डॉट डिस्प्ले करके उन तमाम वैल्यूज को यहाँ पर डिस्प्ले कर सकता हूँ जो कि हमारे ये वाला जो सिंटैक्स था वो रिटर्न कर रहा था। तो बिल्कुल वही काम होगा। अब आप देख सकते हैं कि मैं इस तरह से भी इन वैल्यूज को, तो मुझे ये इस चीज़ को यहाँ से दोबारा से एक मरतबा रिपीट करना पड़ेगा। तो मैंने क्या किया कि 10 और टाइम को मैं यहाँ से इस मरतबा बढ़ा देता हूँ 4, फिर से 10 और 4। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वैल्यू ऑफ डिस्टेंस यहाँ पर कैलकुलेट की गई। 10 और 10 का सम जो है वो 20 और 4 का सम हमारे पास 8 जो है वो प्रिंट हो चुका है। तो आपको उम्मीद है कि समझ आ चुकी होगी कि हम किस तरह से इस चीज़ को करते हैं, क्योंकि मुझे यहाँ पर एक वैल्यू रिटर्न की गई थी, इसलिए मुझे उसको स्टोर करने के लिए भी एक नए ऑब्जेक्ट का सहारा लेना पड़ा जिसको डिस्प्ले करवाने के बाद मैं उन तमाम वैल्यूज़ को प्रिंट कर सकता हूँ जो कि यहाँ से रिटर्न की गई थी। तो उम्मीद है कि आप इस चीज़ को समझ चुके होंगे कि हमने ये काम जो है वो किस तरह से परफॉर्म किया। अब उम्मीद, अगर आपने अभी तक इस प्लेलिस्ट को शुरू से लेकर एक्सेस नहीं किया है तो बहुत अजीब बात है कि यहाँ तक आप पहुँच गए हैं और आपने पीछे से कंप्लीट वीडियोस हैं वो नहीं देखी। तो मैं इसका जो डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है वो प्रोवाइड कर दूंगा ताकि आपके लिए आसानी हो प्लेलिस्ट को ग्रैब करने में। तो उम्मीद है कि आप इसको शुरू से लेकर देखेंगे। अगर आपको कोई भी कॉन्सेप्ट के अंदर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछें, मैं इंशाल्लाह उसका जवाब जो है वो आपको ज़रूर दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।